हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का ये मेंस से रिलेटेड आखिरी वीडियो है। ये मेंस के जो आपके डे 1 से हम डे 100 दे रहे थे वो पूरा हो जाएगा। आज जजमेंट राइटिंग भी पूरी हो जाएगी। जो भी मिसलेनियस, पहले हम ये आपको सिविल केस से संबंधित एक मामला बता रहे हैं जजमेंट राइटिंग से रिलेटेड, फिर एक क्रिमिनल का बताएंगे और इसके साथ ही जजमेंट राइटिंग भी ख़त्म हो जाएगी। डे 1 से लेकर डे 73 तक हमने PCSJ मेंस और UPSJS मेंस का पूरा सिलेबस दिया। 74 से लेकर 94 डे तक हमने आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स दिए जो सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में दिए थे, लीडिंग जजमेंट्स। उसके बाद 95 से लेकर 100 तक हमने आपको जजमेंट राइटिंग करा दी। अब आपका यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आज। इसके बाद आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। हाँ, हम इसके बाद आपको एक प्लेलिस्ट दे देंगे रैपिड रिवीजन की। आप रैपिड रिवीजन डालिएगा प्लेलिस्ट पर और उस रैपिड रिवीजन के तहत आप जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको आप एक तरह से समराइज़ कर लेंगे। हर सब्जेक्ट की किसी की आधे घंटे की, किसी की 1 घंटे की प्लेलिस्ट बना देंगे। बहुत तेज़ी से आप 7-8 घंटे में पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेंगे। बहुत ज़रूरी होगी वो प्लेलिस्ट आपके लिए, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे ही हम डालेंगे वो आप तक पहुंच जाएगी तुरंत। नोटिफिकेशन भी आप पा जाएंगे अगर आप बेल आइकॉन को दबा लेते हैं। तो बेहतर तरीका यही है कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का दबा लें, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए हम जैसे ही वीडियो डालें। चलिए फ़िलहाल हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ये केस है आपके पास, A suit for specific performance is filed with which is slightly beyond the period of limitation as prescribed। ये इंग्लिश वालों के लिए है, हिंदी वालों के लिए ये है and the relate prescribed and relate to an agricultural holding the title whereof it's disputed it is whereof is disputed frame the possible and relevant issues under the provision of civil procedure code। आगे आपको बता दिया गया विनिर्दिष्ट, हिंदी में ये है मैटर, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम या विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम का वाद उल्लिखित परसीमा काल के समाप्त होने के बाद फाइल किया गया है और विवाद कृषि जोत के स्वामित्व से संबंधित है। सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अधीन संभावित एवं सुसंगत विभागों की विरचना कीजिए। इससे पहले जब हम आपको जजमेंट राइटिंग पढ़ा रहे थे तब हमने आपसे कहा था कि आपको केसेस में विभागों की विरचना करने के लिए आती है। वही ये आंसर है उस चीज़ का जो हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। हमने कहा था हम आगे चल के आपको बताएंगे। प्रश्न दे देते हैं, किसी भी तरह का प्रश्न हो सिविल में, आपसे सिर्फ इतना पूछ लेते हैं कि विभागों की विरचना कीजिए, ये विभागक तथ्यों की विरचना कीजिए। आपको कुछ भी इसमें अलग से नहीं लिखना है, ना जजमेंट लिखना है, ना ऑर्डर लिखना है, मतलब ना निर्णय लिखना है, ना ऑर्डर लिखना है। सिर्फ और सिर्फ विभागक तथ्यों की विरचना करना है, विभागों की विरचना करना है। जैसा कि आप क्रिमिनल केसेस में प्रश्न आधार प्रश्नों को बनाते हैं, जिनके आधार पर प्रश्नों जजमेंट लिखा जाता है, उन प्रश्नों को आधार प्रश्न कहते हैं, जैसा कि हमने क्रिमिनल केसेस में आपको बताया है। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 2 पर। ये पेज नंबर 1 था, पेज नंबर 2 पर आ जाइए आप। यहाँ से अब इसका उत्तर लिखना आप शुरू करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उत्तर में सबसे पहले आप ऊपर न्यायालय का नाम लिखेंगे, क्योंकि ये CPC का केस है। तो सबसे ऊपर आपने लिखा अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, जिला का नाम लिख देंगे। जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष ये प्रस्तुत होता है मामला, उसका समक्ष नाम लिखा जाता है उस व्यक्ति का, उस न्यायाधीश का। फिर सिविल प्रकरण संख्या लिखते हैं, फिर संस्थित दिनांक लिखते हैं। फिर जैसा कि हमने बताया है, जो वादी होता है, मान लीजिए यहाँ पर वादी है, उसकी आयु, किसका पुत्र है, वो निवासी कहाँ का है, व्यवसाय क्या है, और आगे डैश करके आप वादी लिख देते हैं। फिर आप लिखते हैं बनाम या वर्सेस या विरुद्ध। फिर आप लिखते हैं प्रतिवादी का नाम लिखते हैं, आयु लिखते हैं, उसकी पुत्र किसका है, निवासी कहाँ का है, व्यवसाय क्या है, ये प्रतिवादी हो जाता है आपके पास।
तो वादी बनाम प्रतिवादी, बीच में बनाम लिखेंगे आप, बिल्कुल मिडिल में यहाँ पर निवासी के और व्यवसाय के बीच में बनाम या विरुद्ध लिखते हैं आप। फिर क्या विभागक तथ्य आपने यहाँ से निकाले हैं, आप लिखते हैं विभागक तथ्य, या इसी को कहते हैं विभागक तथ्यों का स्थिरीकरण, कुछ भी हेडिंग डाल सकते हैं। ये विभागक तथ्य आपने जो ये मैटर आपके सामने आया, विभागक तथ्य जैसा कि हमने आपको पढ़ाया है एविडेंस एक्ट में, वो तथ्य होते हैं जिनके आधार पर आप पूरा मामला डिसाइड करते हैं। डिफिनेशन भी पढ़ाई हमने एविडेंस एक्ट में, बहुत अच्छे से डिफिनेशन याद करिएगा। तो विभागक तथ्यों की खाली ये डिफिनेशन भी बहुत आती है, सिर्फ डिफिनेशन पूछ लेते हैं। सिंपल में यही है कि जो तथ्यों को पूरी तरह से निस्तारित करते हैं, जो तथ्य किसी मामले को पूरी तरह से निस्तारित करते हैं, उनको विभागक तथ्य कहलाते हैं। वो क्या है मामला? अब विभागक के नीचे आप विभागक तथ्यों का स्थिरीकरण के नीचे विभागक तथ्यों के नीचे आप क्या लिखेंगे? पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विभागक स्थिर किए जाते हैं। कौन कौन से? वाद, प्रश्न, निष्कर्ष, मतलब या विभागक तथ्यों का निस्तारण या निष्कर्ष या स्थिरीकरण, कुछ भी आप हेडिंग डाल सकते हैं। पहला प्रश्न आपके दिमाग में, जो मामला आपको दिया गया था उसके हिसाब से पहला प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या निर्धारित समय के भीतर वाद दाखिल न करने का वादी के पास पर्याप्त कारण है? कहने का मतलब है कि अगर आपके पास परिसीमा विधि के बाद कोई मामला आता है तो सबसे पहले तो आप यही देखेंगे कि क्या सचमुच में वो उस परिसीमा के अंदर वाद दाखिल नहीं कर सकता था वादी। अगर नहीं कर सकता था और पर्याप्त कारण देता है तभी आप उसको वाद को सुनेंगे, वरना वाद को आप खारिज करेंगे। दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या वादी का वाद कृषि जोत के स्वामित्व से संबंधित है? जो मामला आपके सामने आया है, क्या वो कृषि जोत से स्वामित्व से संबंधित है? और इस न्यायालय जिसके समक्ष आया है, आपके समक्ष आया है, क्या इस न्यायालय द्वारा वो उस वाद का संज्ञान लिया जा सकता है, संज्ञान योग्य है? दूसरी बात ये आप लिखेंगे, आपके दिमाग में आना चाहिए। तीसरी चीज़ आप लिखेंगे, क्या वादी विवादित कृषि जोत में हक पाने में सक्षम है? कि अगर सचमुच में ऐसी कोई मामला बन रहा है कि वो परिसीमा काल के अंदर नहीं आ सकता था और उसका मामला इस न्यायालय के संज्ञान योग्य है और कृषि जोत के स्वामित्व से संबंधित है, तो क्या तीसरी बात, क्या वादी विवादित कृषि जोत में हक पाने में सक्षम है? क्या हक मिलना चाहिए? अगर मिलना चाहिए तो आप उसकी सहायता एवं वाद व्यय जो है आप उसको जमा करने को कहेंगे और सहायता करेंगे। मतलब आप अपना एक निर्णय उनके आधार पर देंगे, वही उसकी सहायता होगी। फिर आप विभागक तथ्यों का स्थिरीकरण यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आप अपने हस्ताक्षर करते हैं, मतलब न्यायाधीश के हस्ताक्षर होते हैं, नीचे मोहर लगी होती है, अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, ज़िले का नाम लिखा होता है, लेफ्ट साइड पर आप दिनांक लिख देते हैं। इस तरह से ये अगर आपके सामने आ जाए, कोई भी मैटर दे दे कि ये प्रश्न है आपके सामने और इस प्रश्न के आधार पर आप क्या करिए, इस मामले के विभागिक या विवादित तथ्यों का स्थिरीकरण करिए, या विभागक तथ्यों को बताइए, या विवादित तथ्य इसमें क्या क्या हैं, या ऐसे कौन से तथ्य हैं जिनके आधार पर आप मामले को निस्तारित करेंगे। ये तमाम बातों का आंसर यहाँ पर आपको मिल गया। इस तरह से आपको पहले, कहने का मतलब है, पहले आप केस जो आपको दिया जाए उसको ध्यान से पढ़ लीजिए कि उसमें विभागक तथ्य पूछे हैं, अवधारित तथ्य पूछे हैं, निर्णय पूछा है, जजमेंट पूछा है। कभी कभी पढ़ने में देरी कर मतलब जल्दी करने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, पूछता सिर्फ विभागक तथ्य है, हम लोग पूरा निर्णय लिखे होते हैं, जिससे हमारा काफ़ी नुकसान हो जाता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ विभागक तथ्य चाहिए थे और हमने अपने समय का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग कर दिया होता है मेंस में, जिसका हमें आगे खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो प्लीज़ प्रश्न को अच्छे से ध्यान से पढ़ें, बात को हमारी नोटिफाई करें, समझें। छोटी छोटी गलतियों से हम मेंस से निकल जाते हैं और छोटी छोटी सावधानियों से हम बहुत आराम से इंटरव्यू फेस करते हैं और बहुत आसानी से हम सेलेक्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न जो इस मामले में है, जो कि हमने बताया कि सिविल, क्योंकि ये आपका आज लास्ट डे है वीडियो से रिलेटेड, तो सिविल का एक मैटर हमने आपको दे दिया, विभागक तथ्यों का स्थिरीकरण, और एक क्रिमिनल का केस है, क्रिमिनल प्रोसीजर का केस है। ये क्वेश्चन नंबर 5A में बताया गया है। पहले प्रश्न इंग्लिश में बताया गया है कि इस प्रश्न को क्या करना है, फिर हिंदी में है प्रश्न, हम हिंदी में पढ़ को आपको सुना रहे हैं, और इसमें आपको दंडादेश लिखना है।
इससे पहले हम जजमेंट राइटिंग आपको बहुत आराम से क्लियर करके बता चुके हैं। अब आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करिए। देखिए प्रश्न ये है आपके सामने। इसी तरह का एक प्रश्न, एक जजमेंट आया है रजनेश बनाम नेहा 2020 का ये केस है, इसी प्रश्न से संबंधित है जो 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है। ये प्रश्न ये है इसमें, अभियुक्त राजा राम मृतका का पति और सीताराम की उम्र लगभग 70 वर्ष है, मृतका का ससुर है। अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय इलाहाबाद के न्यायालय द्वारा 21/12/2010 को धारा 304 खा 2 जो कि आईपीसी मैंने आपको पढ़ाई है, फिर धारा 498 का भारतीय दंड संहिता की दोनों धाराएं हैं, और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अधीन अपराधों के लिए दोषित सिद्ध किए गए हैं। मतलब मृतका जो है उसका पति और उसके ससुर को, जिसकी ससुर की उम्र 70 वर्ष है, उसको क्या किया गया है, इन धाराओं के अंतर्गत दोष सिद्ध किया गया है। ये मानते हुए कि दंडादेश के बिंदु पर आपके द्वारा तर्कों को सुना गया है, उक्त धाराओं के अधीन अभियुक्तों को दोष सिद्ध करते हुए आदेश पारित कीजिए तथा उसके पश्चात उपयुक्त दंडादेश पारित कीजिएगा। कहने का मतलब है आपको यहाँ पर ये मान के चलना है कि इन धाराओं के अंतर्गत इनको दोष सिद्ध किया गया है, और आपको ये मान के चलना है कि आपने दोनों पक्षों को सुन लिया है और ये दोषी हैं, और अब आप सीधे सीधे डायरेक्ट दोष सिद्धि का आदेश लिख के दिखा दीजिए। शॉर्ट में इनको ये चाह रहे हैं कि अब आपको बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है कि आप निर्णय लिखें और फिर आप उन बिंदुओं पे बहस करें, चर्चा करें, पूरी विचारण सुने, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ उन्होंने पहले ही कह दिया है कि ये मानते हुए चलिए कि दंडादेश के बिंदु के तर्कों को आपने सुन लिया है, वो सब आपके दिमाग में है। अब आपको डायरेक्ट आदेश लिखना है इस मामले में। तो आदेश लिखते वक्त हमने बताया है, सबसे पहले आंसर है ये आपका, सबसे ऊपर की तरफ आप लिखते हैं न्यायालय का नाम, क्योंकि ये आप देख रहे हैं धारा 304 खा का मामला है और 498 का मामला है, इसलिए ये कहाँ जाएगा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास जाएगा। उसके बाद आप जिला का नाम लिखते हैं, उत्तर प्रदेश लिख देते हैं क्योंकि यूपी का केस है। फिर किसके समक्ष जाता है उसका नाम लिखा जाता है। फिर सत्र प्रकरण क्रमांक लिखा जाता है। फिर प्रकरण जो जिस दिन संस्थित हुआ उसकी दिनांक लिखी जाती है। फिर मामला यहाँ से आप शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा थाने का नाम होता है, ज़िला का नाम होता है, प्रदेश का नाम होता है, ये पूरा होता है अभियोजन पक्ष। फिर आप विरुद्ध लिखते हैं या बनाम लिखते हैं या वर्सेस लिखते हैं, कुछ भी लिख के आप विरुद्ध के बाद आप प्रतिवादी, या ऊपर जो है वादी का नाम हो गया। फिर प्रतिवादी का नाम लिखते हैं, कौन कौन है प्रतिवादी देखें इसमें, राजा नाम मतलब अभियुक्त गण, सॉरी प्रतिवादी की जगह, क्योंकि प्रतिवादी वर्ड आपको सिविल में अच्छा लगता है, यहाँ पर आप अभियुक्त कहेंगे। वो अभियोजन हो गया पहला पक्ष, दूसरा होता है अभियुक्त पक्ष। अभियुक्त पक्ष में आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप नाम लिखते हैं, किसका पुत्र है वो व्यक्ति, उसका नाम लिखते हैं, आयु लिखते हैं, निवास लिखते हैं, थाना लिखते हैं, जिला लिखते हैं, प्रदेश लिखते हैं। फिर दूसरा अभियुक्त अगर है एवं करके बढ़ा देते हैं, दूसरे अभियुक्त का नाम लिखते हैं, उम्र लिखते हैं, जिला निवासी लिखते हैं, जिला लिखते हैं, थाना लिखते हैं, जिला लिखते हैं, और फिर प्रदेश लिखते हैं। और फिर आप इतना वादी प्रतिवादी का विवरण देने के बाद आप क्या करते हैं, आदेश लिखना शुरू करते हैं। मेन मामला आपका यहाँ से शुरू हो रहा है कि आप आदेश लिखना चाह रहे हैं और आदेश ही पूछा गया है आपसे। आप आदेश हेडिंग डालते हैं, बिना निर्णय लिखे हुए डायरेक्ट आदेश लिख दीजिए आप, क्योंकि संक्षिप्त में वो मामला मांग रहा है आपसे, चाहे कितने ही नंबर का ये प्रश्न क्यों ना आए, आप डायरेक्ट यही लिखें, डायरेक्ट आदेश। आदेश क्या है देखें आप, क्योंकि आपसे वो कह चुका है कि 304B और 498, देखें आप आदेश की पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे, एतद द्वारा आरोप प्रमाणित होने से आरोपी गण को भारतीय दंड संहिता की धारा 304B, 498A तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के आरोपों से दोष सिद्ध किया जाता है। पहली बात, क्योंकि आपसे पहले ही कह दिया गया है कि सारे मामले सुन लिए गए हैं, आप डायरेक्ट दोष सिद्ध करिए इनको।
तो आपने पहले पॉइंट में आपने धाराओं का उल्लेख करते हुए उनको दोष सिद्ध कर दिया। अब आप बताएंगे प्रत्येक धारा में आपने कितना दंड दिया है, क्या किया है। दूसरे पॉइंट में आप लिखते हैं आरोपी राजा राम को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी एवं 498 ए तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के आरोपों से दोष सिद्ध किया जाता है। दोष सिद्ध हो चुकी है दोनों की, ठीक। हालांकि आरोपी गण लिख चुके थे आप, ये दूसरा पॉइंट हमने क्रॉस भी लगाया हुआ था, ये नहीं भी लिखेंगे तब भी काम चलेगा। आप डायरेक्ट आरोपी गण एक ही बार में लिख दीजिए तो दोनों आरोपियों की बात वहीं पहले पॉइंट में हो गई है। फिर आप दूसरे पॉइंट पे ये पॉइंट लिखिए, आरोपी राजा राम को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के लिए 7 वर्ष से कम न होने वाले कठोर कारावास एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के लिए 2 वर्ष के कारावास तथा 5,000 रुपये जुर्माना एवं जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर 3 मास का अतिरिक्त कारावास तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के अंतर्गत 1 वर्ष का कारावास तथा 5,000 रुपये का जुर्माना तथा जुर्माना न देने पर व्यतिक्रम होने पर 3 मास का अतिरिक्त कारावास का दंड दिया जाता है। आपने सबसे पहले जो मेन अभियुक्त है आरोपी राजा राम, जो कि उस मृतका का पति है, उसको आपने धारा 304 के अंतर्गत 304 बी के अंतर्गत सज़ा दी, 498 के अंतर्गत सज़ा दी और जुर्माना लगाया, और ये भी कहा कि अगर ये जुर्माना देने में व्यतिक्रम करते हैं तो इनको 3 मास का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। फिर आप आ जाइए आरोपी नंबर 2, जो कि इस प्रथम आरोपी का बाप है, आरोपी सीताराम, जो कि उस मृतका का ससुर है। आरोपी सीताराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के तहत के लिए 7 वर्ष से कम न होने वाले साधारण कारावास एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के लिए 1 वर्ष के साधारण कारावास। चूँकि ये बहुत बुजुर्ग हैं इसलिए इनको आप ध्यान रखें जजमेंट लिखते वक्त कि बहुत बुजुर्ग आदमी को क्या करते हैं आप कठोर कारावास ना दें, साधारण कारावास दें। ये बात ध्यान रखिएगा, ध्यान से देख लीजिए। दोनों में आप देख पा रहे होंगे कि प्रथम जो मृतका का पति है उसको कठोर कारावास दिया गया है, और ससुर चूँकि 70 वर्ष उन्होंने मेंशन इसीलिए किया है कि आप यहाँ पर अगर धोखे से भी कठोर कारावास लिख देंगे तो टीचर की नज़र वहाँ पहुँच जाएगी और आपके नंबर कटेंगे। तो आपको क्या करना है, जो भी आप दंड दे रहे हैं वो आप क्या करिए, साधारण कारावास दीजिए, दंड उतना ही रखिए। दंड आपने भले ही 7 वर्ष से कम नहीं किया है, मगर आपने क्या किया, साधारण कारावास रखा है। 1 वर्ष का कारावास आपने दिया है 498 के अंतर्गत, वो भी साधारण है, और 3,000 रुपये का जुर्माना, और जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर क्या कर रहे हैं आप 1 मास का अतिरिक्त कारावास तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत 1 वर्ष का आप क्या कर रहे हैं साधारण कारावास दे रहे हैं, तथा 3,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया आपने इनके ससुर पर, एवं जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में 1 मास का अतिरिक्त कारावास दिया जाएगा। अगर ये जुर्माना नहीं देते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन पर क्या कर रहे हैं 1 मास का अतिरिक्त कारावास अधिरोपित कर रहे हैं। ये पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे, हालांकि इससे पहले भी हमने पढ़ाया है। पहले पॉइंट में आप क्या करते हैं, जो धाराओं के अंतर्गत दोष आरोप लगाया जाता है उसकी दोष सिद्ध उन धाराओं का उल्लेख करते हैं। दूसरे पॉइंट में आप क्लियर कट बताते हैं कि कौन से आरोपी को, मतलब पहले आरोपी जितने भी हैं उनमें आरोपी गण को क्या करते हैं क्रम वाइज लिखते हैं। पहले पॉइंट में आप मतलब इसका दूसरा पॉइंट होगा, और आप क्या करेंगे उस दूसरे पॉइंट में पहले आरोपी के जिन जिन धाराओं के अंतर्गत जितना जितना कारावास दिया गया है उसको लिखते हैं। जो आप कारावास आपके मन में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, जो कि आपने पढ़ा हुआ है सीआरपीसी में, उस तरह से लिखिएगा, अपने दिमाग से नहीं, सीआरपीसी और आईपीसी को मिला के वो दंड लिखते हैं। और फिर ये भी लिखते हैं कारावास जुर्माना लिखते हैं, और ये भी लिखते हैं कि जुर्माना नहीं देगा, व्यतिक्रम करेगा तो उस पर अतिरिक्त कारावास लगेगा। तीसरे पॉइंट में आप क्या करते हैं, दूसरे आरोपी का विवरण पूरा, किस धारा के अंतर्गत उसको कारावास दिया जा रहा है, कितना कारावास दिया जा रहा है, कितना जुर्माना दिया जा रहा है, जुर्माना देने पर ना देने पर कितना अतिरिक्त कारावास दिया जा रहा है। इस तरह से आप
पॉइंट वाइज आरोपियों के नाम लिख, आरोपियों का नंबर के हिसाब से उन पर दंड अधिरोपित करते हुए चले जाते हैं। जब आरोपी गण का दंड कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो चौथा या जो भी आपका नंबर आए, उस चौथे पॉइंट पर आप ये ज़रूर लिखते हैं कि आरोपी गण के सभी दंडादेश साथ साथ चलेंगे। अगर आप ये नहीं लिख रहे हैं साथ साथ चलेंगे तो समझ लीजिए आप बहुत बड़ी त्रुटि कर रहे हैं जजमेंट राइटिंग में या ऑर्डर लिखने में, सॉरी, जजमेंट राइटिंग के ऑर्डर वाले आदेश वाले पार्ट में आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप ये पॉइंट ज़रूर लिखें, आरोपी गण के सभी दंडादेश साथ साथ चलेंगे। 5वें पॉइंट में आप क्या करते हैं, आरोपी गण द्वारा पूर्व में भोगी गई कारावास की अवधि धारा 428 जो कि दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत मुजरा किया जाएगा। आपको ये बात हम बता चुके हैं। मुजरा करने का मतलब है, मान लीजिए आपने 7 वर्ष का कारावास दिया है अधिकतम, तो 7 वर्ष में से मान लीजिए 5 साल हो गए जेल में ही, कार्रवाई के दौरान, विचारण के दौरान 5 साल उन्होंने कैद में गुजारे हैं, तो 5 साल आप 7 में से माइनस कर दीजिए और 2 साल का और आप उनको कारावास भुगतने के बाद उनको मतलब उनका कारावास कंप्लीट हो जाएगा। इसको कहते हैं मुजरा। मतलब मुजरा का मतलब है पूरी अवधि में से उस अवधि को माइनस कर देना जो उन्होंने कारावास में बिताई है, इसको मुजरा कहते हैं। 428 दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 428 में बताया गया है। आरोपी का जमानत मुचलका रद्द किया जाता है एवं प्रतियोगियों को उन्मोचित किया जाता है। अगला छठा पॉइंट आप लिखते हैं कि चूंकि आपने सजा दे दी है तो आरोपी के जो जमानत मुचलका था, जमानत अब नहीं ली जा सकती, मुचलका रद्द कर दीजिए और प्रतिभू जो है उनको उन्मोचित कर दीजिए कि अब आप स्वतंत्र हैं। ये हमने इनको आरोप सिद्ध कर दिया है, आरोपी हमारे पास आ गया है। 7वां पॉइंट है, आरोपी गण द्वारा अपराध में प्रयुक्त एवं जब्त हथियार को प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में नष्ट किया जाता है। 7वें पॉइंट में आप क्या करते हैं, जो भी हथियार यूज हुए थे, जो भी अपराध के दौरान चीज़ें आपको बरामद हुई थी या मिली थी या प्राप्त कराई गई थी, उन सबको आप क्या करते हैं, प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में नष्ट करते हैं। 8वां पॉइंट कराते हैं, मतलब नष्ट कराते हैं। 8वें पॉइंट में आप क्या करेंगे, मृतका के स्त्री धन एवं अन्य संपत्ति उसके माता पिता को सुपुर्द किया जाए एवं यदि उसके अपत्य हों तो उनकी संरक्षकता मृतका के माता पिता को दी जाए। क्योंकि स्त्री का जो पति है वो भी जेल जा रहा है, ससुर भी जेल जा रहा है, तो आप ये आगे ये निर्णय देंगे कि जो भी स्त्री से संबंधित स्त्री धन हो या कोई संपत्ति हो तो उनके स्त्री के माता पिता को आप सुपुर्द कर दें, और अगर उनके बच्चे हैं जो कि माइनर हैं तो उनकी संरक्षकता क्या करें, मृतका के माता पिता को दे दें। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 9वें पॉइंट में आप क्या करते हैं, आरोपी गण को सजा वारंट सहित दंडावेदेश भुगतने के लिए जिला कारागार को प्रेषित किया जाए। जो भी आरोपी हैं, उन आरोपी गण हैं, उन सबको आप क्या कर रहे हैं, जिला कारागार के लिए भेज रहे हैं वारंट सहित। आखिरी और 10वां पॉइंट आप करते हैं, निर्णय की एक प्रति तत्काल एवं निशुल्क अभियुक्त गण को दी जाए। ये आदेश करते हैं आप कि एक प्रति इन अभियुक्त गण को आप निशुल्क दे दें। फिर आखिरी हमने बताया है 2 जगह आपको हस्ताक्षर करना होते हैं। लेफ्ट साइड पे आप लिख दीजिए, निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित और दिनांकित किया गया। उसके नीचे हस्ताक्षर की जगह होती है, फिर एक मोहर लगी होती है जिस पर उस न्यायालय जिला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लिखा होगा। मतलब जिस न्यायालय में जिस न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जाता है उसकी मोहर होती है, और उस न्यायालय के नीचे जिला लिखा होता है, जिला के आगे प्रदेश लिखा होता है, दिनांक लिखी होती है, दिनांक होती है, उस पर आप दिनांक डालते हैं नीचे की तरफ। राइट साइड में आप एक और कॉलम लिख देते हैं, एक मोहर और लगती है, निर्णय मेरे द्वारा लिखा गया। उसके नीचे हस्ताक्षर की जगह होती है, नीचे मोहर लिखी होती है जिसमें उस न्यायालय जिसने आदेश दिया उस न्यायालय का नाम होता है, जिला होता है और स्टेट होती है। इस तरह से ये जजमेंट राइटिंग का जो टॉपिक था आपका वो कंप्लीट हो गया। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, हमने आपको डे 5 से लेके डे 100 है आज आपका, आज कंप्लीट जजमेंट राइटिंग हो गई है। हमने चूँकि आपसे वादा किया था कि 100 दिन में हम आपका पूरा कोर्स करा देंगे, और वो वादा आज हमने आपसे पूरा कर दिया है। मगर हमें जो उम्मीद थी, आपने उस तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। उतना ज़्यादा मेहनत जितनी हमने आपके साथ की थी, उतनी ज़्यादा मेहनत आपने हमारे साथ
हमारी मेहनत के हिसाब से उतना हमें वेटेज नहीं दिया है, इस बात का हमें थोड़ा आपसे दुख है। इसलिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि हमने कंप्लीट मैटर आपको दिया है मेंस के लिए, चाहे वो यूपी पीसीएसजे हो, चाहे वो यूपी एचजेएस हो, ये पूरा मैटर है, लेटेस्ट अपडेटेड मैटर है। इस तरह से हमने बनाया है कि आप सिर्फ ये हमारे नोट्स पढ़ लें, आप मेंस आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। इसीलिए भविष्य में आप, क्योंकि ये वीडियो रहेंगी आपके पास, आप इनको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको और भी जब हम वीडियो, अब क्योंकि इसके बाद हम आपको मेंस तो पूरा पढ़ा चुके हैं, अब 6-7 घंटे का या 6-7 दिन का हम सारे सब्जेक्ट की एक प्लेलिस्ट दे देंगे इसके बाद, जिससे आप रैपिड रिवीजन कर लें। रैपिड रिवीजन से फ़ायदा ये होगा, बहुत सारे सेक्शंस ऐसे आपके दिमाग में आ जाएंगे, या आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चूँकि 2-4 दिन बचे हैं, तो एक बार वीडियो चला के आप छोड़ देंगे, उस प्लेलिस्ट में हम लिख देंगे रैपिड रिवीजन। तो आप हमारे चैनल @फिरोज सर लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर पे जाइएगा, और हमारे प्लेलिस्ट में जो रैपिड रिवीजन की प्लेलिस्ट हो उसको टच कर दीजिएगा, तो आपको सारे सब्जेक्ट की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें एक एक घंटे के अंदर, एक किसी का 1 घंटा है मैक्सिमम, किसी को 50 मिनट में, कभी किसी को 30 मिनट में, किसी को 40 मिनट में, इस तरह से हम पूरे सब्जेक्ट आपके रिवाइज करा देंगे। उससे आपको बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा, सारे सेक्शंस आपको स्ट्राइक करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। डे 1 से लेके डे 73 तक हमने आपको यूपी पीसीएसजे या यूपी एचजेएस मेंस का पूरा सिलेबस दिया है, जिसमें सारे केस लॉज जो 2018 से 2021 के बीच के सुप्रीम कोर्ट के केसेस थे, उन सेक्शंस में जहाँ ज़रूरी थे केस लॉ, उन सबको हमने पुट किया है। हर वीडियो के साथ हमने हैंड रिटन नोट्स अपने लगाए हैं। आप वीडियो चलाएंगे तो मोर लिख के आएगा, मोर को टच करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ है, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। हमने अपना नंबर भी, व्हाट्सएप नंबर भी सर्कुलेट किया है, पर्सनल नंबर हमने आपको दिया है, सिर्फ इसलिए दिया है कि आपको जहाँ भी असुविधा हो रही है आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपकी परेशानी को दूर कर देंगे, क्योंकि मेंस के टाइम आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, सुकून से ये नोट्स पढ़िए, अभी भी समय है। अगर आप वीडियो चला के छोड़ देंगे तो सारा रिवीजन आपका होता चला जाएगा। डे 1 से लेके डे 70 तक पूरा मेंस का सिलेबस है। डे 74 से लेकर डे 94 तक सुप्रीम कोर्ट के 2022 के लीडिंग जजमेंट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने आपके सब्जेक्ट से संबंधित दिए हैं, वो सब हमने दिए हुए हैं। उसके अलावा 95 से लेकर डे 100 जो आज का है, इसमें जजमेंट राइटिंग है। इसके बाद एक प्लेलिस्ट आपको हम दे रहे हैं, हमने सारा मैटर प्लेलिस्ट सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट में भी दे दिया है। जैसे मान लीजिए आपको आईपीएससी पढ़ना है तो आप डालिए हमारी प्लेलिस्ट पर, देखिएगा, सर्च करिएगा, लिखा होगा कंप्लीट आईपीसी, तो कंप्लीट आईपीसी के सारे वीडियो वहाँ पर हमने दे दिए हैं। कंप्लीट सीआरपीसी, कंप्लीट सीपीसी, कंप्लीट एविडेंस एक्ट, इस तरह से हर शब्द जब आप कंप्लीट कर रहे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में सबसे पहला शब्द होगा कंप्लीट। इसी तरह से हम एक प्लेलिस्ट आपको बना देंगे इसके बाद, कंप्लीट रिवीजन, ठीक, या रैपिड रिवीजन करके बना देंगे एक प्लेलिस्ट। तो आपको रैपिड रिवीजन करने में मदद मिल जाएगी, आप पूरा रिवीजन भी कर पाएंगे। इस तरह से आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, आपका रिवीजन भी हम करवा दे रहे हैं, ठीक। बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, ये कंप्लीट नोट्स हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई आप इनका अगर सदुपयोग ना कर पाए हो नोट्स को, तो भविष्य में आपका जो कोई साथी या आगे आपको ज़रूरत पड़े तो इन नोट्स को फिर से आप रिवाइज़ करें, अच्छे से समझें। पूरा मैटर है, हैंड रिटन नोट्स हैं, बेहतर तरीका हमने बताया हुआ है कि हैंड रिटन नोट्स को इन वीडियो को चलाने पर नो मोर लिख के आए, टच करिए, टच करने के बाद ये हैंड रिटन नोट्स को आप डाउनलोड कर लीजिए, और इसके डाउनलोड करने के बाद फिर हमारे वीडियो को देखिए। जब आपको मैटर समझ में आ जाए तो इस वीडियो को आप कंटिन्यूसली चलने दीजिए, जिससे मैटर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इसी के साथ ही हमारे आपके ये आज का जो मेंस का सिलेबस है ये कंप्लीट हो रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बहुत अच्छे से पेपर दें, बहुत अच्छे मार्क्स पाएँ आप मेंस से, जिससे आपका इंटरव्यू में आपको बहुत मदद मिले और आप सेलेक्ट हो जाएं। इस बात की हम शुभकामनाओं के साथ अपना वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं। उसके अलावा आपको बता दें कि इसके बाद हम फिर से एक प्री की सीरीज़ चलाने जा रहे हैं,
जिसमें हम HJS प्री यूपी का, PCSJ यूपी का प्री और APO प्री, इन सब को एक साथ लेके चलेंगे। पहले एक एक, जैसे पहले सबसे पहले हम, चूँकि अब सबसे ज़्यादा संभावना है यूपी HJS की वैकेंसी आने की, तो इसलिए सबसे पहले हम यूपी HJS की सीरीज़ प्री की शुरू कर रहे हैं। क्योंकि यूपी HJS अगर प्री आप पढ़ लेते हैं तो आपका जे अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, APO अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। HJS में 22 सब्जेक्ट हैं लगभग प्री में, और जे में सिर्फ 10 ही सब्जेक्ट हैं, और APO में तो सिर्फ लॉ के 3 ही सब्जेक्ट हैं, एक पुलिस एक्ट है चौथा। तो कहने का मतलब है सबसे पहले हम सबसे बड़ा टॉपिक PCSJ यूपी HJS ले रहे हैं प्री में, उसकी सीरीज़ हम शुरू कर देंगे। और आप, बेहतर है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें, जिससे आप जैसे ही हम वीडियो डालें आप तक तुरंत पहुंच जाए। उसको आप पर डे देखते रहें, आपकी पर डे तैयारी होती रहती है। पर डे आप तैयारी करेंगे तभी आप लीनियर तरीके से सिलेक्शन पाएंगे। अचानक एक दो चार दिन में सिलेक्शन नहीं होते हैं किसी के भी। एक लीनियर प्रोसेस के ज़रिए आपको तैयारी करना पड़ती है, लंबे समय तक तैयारी करना पड़ती है, लगे रहना पड़ता है। तो आप लगे रहिए। हम प्री सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, पूरी सीरीज़ है, असतत रहेगी, कंटिन्यूअस रहेगी ये सारी सीरीज़। सबसे पहले हम यूपी HJS की प्री सीरीज़ पढ़ा देंगे आपको, जिसमें आपका यूपी PCSJ भी कंप्लीट होगा, यूपी APO भी कंप्लीट होगा। मतलब ये HJS वालों के लिए तो ज़रूरी है ही है, जे वालों के लिए भी इतनी ज़रूरी है और उतनी ही ज़रूरी APO वालों के लिए, क्योंकि डायरेक्ट आपको प्रश्न मिलता है, डायरेक्ट प्रश्न मिल जाएगा आपको। जो HJS में प्रश्न पूछे जाते हैं वो APO और PCSJ में डायरेक्ट आपको वो प्रश्न मिल जाते हैं जो यूपी HJS में आए हुए होते हैं। इसलिए सीरीज़ को कभी भी मिस ना करिए, बिल्कुल भी मिस ना करने का तरीका यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे जैसे हम वीडियो डालेंगे तो आप तक पहुंच जाएगा। उसके अलावा हमारे मैटर को सबको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आज आपका मेंस कंप्लीट करा दिया है, इसके बाद आप रैपिड रिवीजन में जाके रैपिड रिवीजन करिए। ठीक इसी इसी शुभकामना के साथ कि आप सब लोगों का अच्छे से सिलेक्शन हो, बहुत अच्छे नंबर आए मेंस में और आप लोग सेलेक्ट हो जाएं। कोई भी असुविधा हो, हमने अपना नंबर इससे पहले 9450770672 पहले भी हमने अपने नोट्स में सर्कुलेट कर दिया है। फिर भी ज़रूरत आपको पड़ती है, आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। कोई बाउंडेशन नहीं है, ना किसी फ़ीस की ना किसी चीज़ की। इस टाइम अब हमें आपका सिर्फ सिलेक्शन दिख रहा है, बाकी कोई चीज़ नहीं दिख रही है। फ़िलहाल इस आशीर्वाद के साथ, इस दुआ के साथ, इस तमन्ना के साथ कि आप सेलेक्ट हो जाएं मेंस में, हम अपना वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। शुभकामनाएं आपको, सिलेक्शन लीजिए आप। धन्यवाद।